नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। भारत रत्न का चुनावी सौदा, इसकी दूसरी और अंतिम कड़ी लेकर मैं हाजिर हूँ। इसे डॉक्टर राम कविंद्र ने लिखा है, यह तो आपको पता ही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इसकी पहली कड़ी को आपकी भरपूर सराहना मिली है। आपने बेहद संजीदगी से मेरे आग्रह के अनुरूप इसे सुना है, गुना है और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी है, लेकिन संयमित तरीके से। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जिस मुद्दे को उठाया गया है और जिस वस्तु स्थिति से अवगत कराने की कोशिश की गई है, आपके विचार भी उसके करीब है और आपकी चिंता भी कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, कम बेश। तो आगे बढ़ते हैं। जिस तरह चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान देकर उत्तर प्रदेश में जाट वोट का सौदा किया गया, उसी तरह कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहार की अत्यंत पिछड़ी जातियों के वोटों का सौदा हो चुका है। भविष्य ही बताएगा कि यह सौदेबाजी कितनी सफल होगी। इसकी सफलता की राह में दो बाधाएं हैं: किसान आंदोलन का नया उभार और बिहार की जातीय जनगणना। ये दोनों मुद्दे आरएसएस भाजपा की राह में कील की तरह जम गए हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे नेताओं की इस खेमे से उस खेमे में उछल कूद भाजपा के लिए हितकर साबित हो सकती है। आमतौर पर समझा जाता है कि जनतंत्र का संबंध सिर्फ संख्या बल से है, लेकिन पूंजीवादी जनतंत्र की उत्पत्ति ही स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की घोषणा के साथ हुई है। अगर ये मूल्य उसमें नहीं है तो जनतंत्र सिर्फ बहुसंख्यक तंत्र का मनमानी शासन बनकर रह जाएगा, जिसमें समाज के अल्पसंख्यक और कमजोर लोग बहुसंख्यक दबंगों के रहमो करम पर जीने को मजबूर हो जाएंगे। बिहार के तत्कालीन सामंती समाज में इस स्थिति को बदलने में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ी भूमिका निभाई थी। वे दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दूसरी बार जून 1977 से अप्रैल 1979 तक। हालांकि दोनों बार उन्हें कार्यकाल पूरा किए बगैर ही इस्तीफा देना पड़ा। वे महामाया प्रसाद के मंत्रिमंडल में मार्च 5 1967 से जनवरी 28 1968 तक उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी रहे थे। राजनीतिक खींचतान का नतीजा था कि वे कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ी अवधि में ही उनके निम्न निर्णय पूंजीवादी राजनीति में मील का पत्थर बन गए। मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करना, हिंदी को राजकाज की भाषा के रूप में बढ़ावा देना, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देना, स्कूल फीस कम करना, पंचायती राज को बढ़ावा देना, इन सबसे बढ़कर उनका सबसे बड़ा योगदान आरक्षण के क्षेत्र में है, जो आज भी कर्पूरी फार्मूला के रूप में जाना जाता है। मंडल आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्मित इस फार्मूले के अनुसार 26% आरक्षण को चार अलग अलग समूहों के बीच इस प्रकार बांटा गया था: अन्य पिछड़ी जातियां 8%, अत्यंत पिछड़ी जातियां 12%, महिलाएं 3% और आर्थिक रूप से पिछड़े 3%। अंतिम दोनों सूत्र लगता है समझौते के रूप में स्वीकार किए गए थे, क्योंकि सरकार में शामिल उस समय की ऊपरी जाति के दबदबा वाली पार्टियां इस नीति को वापस लेने का दबाव बना रही थी। फिर भी पिछड़ी जातियों के पक्ष में यह बड़ा फैसला था। यह है कर्पूरी ठाकुर की मुख्य विरासत, जिस पर छीना झपटी मची है। लोहिया खेमे से इसके बड़े दावेदार हैं लालू प्रसाद यादव और राजद, और नीतीश कुमार का जदयू। 1960-70 के दशक तक लोहियावादी खेमा और भारतीय जनसंघ कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होते थे। आज समीकरण उलट हो गया है और भावी फासिज्म का केंद्र भाजपा बन गई है।
लालू प्रसाद की पार्टी निरंतर रूप से भाजपा विरोधी नीति अपनाती रही है, लेकिन नीतीश कुमार मौके की नजाकत के अनुसार पेंडुलम की तरह डोलते रहे। 25 जनवरी के पहले वे गठबंधन महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद कर्पूरी जी के भारत रत्न का सौदा एक बार फिर भाजपा खेमे में शामिल हो गए। क्या इसे जनतंत्र का आदर्श माना जा सकता है? इतिहास पुरुषों की विरासत को हथियाने में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा हमेशा आगे रही है और यह क्रम आज भी जारी है। 25 जनवरी 2024 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी के लेख छपे हैं। प्रधानमंत्री तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चल रही है। दूसरा लेख भी ऐसे दावों से ही भरा है कि भाजपा और इसके पूर्वक जनसंघ कर्पूरी ठाकुर के हर अच्छे काम के सहयोगी रहे। लेकिन दोनों लेखों में एक बात छुपा ली गई है कि उनकी आरक्षण नीति के कारण जनसंघ सहित ऊपरी जाति के अधिकांश विधायकों के विरोध के फलस्वरूप उनकी सरकार गिरी थी। उसी अखबार में इस सच का खुलासा करता हुआ संतोष सिंह का लेख छपा, जिसमें कहा गया है कि वे 1977 की उनकी सरकार और उनके मुख्य सहयोगी भारतीय जनसंघ के साथ मतभेद के कारण गिर गई थी। कौन नहीं जानता कि वामपंथी दलों और भाजपा की बैसाखी पर टिकी विश्वनाथ प्रताप की सरकार ने जब केंद्र की नौकरियों में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की थी, तो भाजपा ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ निकालकर राम मंदिर का धून अलापना शुरू कर दिया था, जिसे बिहार में लालू सरकार ने रोक दिया था और विश्वनाथ प्रताप की सरकार गिर गई थी। लेकिन जब उतने मात्र से सत्ता नहीं मिली तो उन्होंने मंडल राजनीति के सामने समर्पण शुरू कर दिया। कर्पूरी ठाकुर के आदर्श में ऐसे अवसरवादी समर्पण की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। वैसे भी हमारे देश की बदलती राजनीति का दबाव है कि हिंदूवादी धारा को तो छोड़ ही दीजिए, समाजवादी धारा के संगठन भी लोहिया, जेपीयू और कर्पूरी जैसों के न्यूनतम आदर्श का पालन नहीं करते। 1990 के बाद बाजार आधारित व्यवस्था में कल्याणकारी दौर की नीतियां चाहकर भी लागू नहीं हो सकती। यही कारण है कि आजकल आरक्षण की बात बहुत होती है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में काम का अकाल रहता है। अधिकांश काम निजी क्षेत्र में डाले जा रहे हैं, जहां जन कल्याण और सामाजिक न्याय की गुंजाइश नहीं रहती। शिक्षा दो तरह की हो चुकी है, अमीरों के लिए निजी क्षेत्र की अलग शिक्षा, गरीबों के लिए उपेक्षित शिक्षा, जहां शिक्षकों और संसाधनों के अभाव में उचित शिक्षा मिल ही नहीं पाती। भाजपा की राजनीति हिजाब, हलाल, लव जिहाद आदि से आगे बढ़ नहीं पाती, जबकि कर्पूरी ठाकुर उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने के पक्षधर थे। हालांकि चरण सिंह की तरह कृषि सुधार के पक्ष में उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन वे पूंजीवादी व्यवस्था में यथासंभव समावेशी विकास के पक्षधर थे। जबकि भाजपा दिखावा चाहे जितना करे, वह मनुस्मृति की शासन सिद्धांत के आधार पर नए किस्म की ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम करना चाहती है, जिसमें पिछड़ी और दलित समुदाय के अमीर व्यवस्था के दायरे में समेट लिए जाएंगे और गरीब हाशिए पर छोड़ दिए जाएंगे। सामाजिक आर्थिक विकास के इस मॉडल ने पूंजीवादी जनतंत्र को खोखला कर दिया है। यह विश्वव्यापी परिघटना है। भारत में इसका सबसे खूंखार प्रतिनिधि आरएसएस और भाजपा है और आज फासिज्म का सर्वाधिक खतरा उसी से है। तो चुनावी राजनीति के तहत जिन 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया, उनमें 3 चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और एम.एस. स्वामीनाथन 1990 के पहले यानी पूंजीपति वर्ग के कल्याणकारी राज के दौर के लोग थे और सबको मरणोपरांत सम्मानित किया गया। लेकिन नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी बाजार अर्थव्यवस्था के दौर में अपनी भूमिका के लिए सम्मानित किए गए। नरसिंह राव कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी की हत्या के बाद संजोग से प्रधानमंत्री बन गए थे। प्रधानमंत्रियों की सूची में वे सबसे विवादास्पद हस्ती माने जाते हैं। देसी विदेशी पूंजीपतियों के लिए वे इतिहास पुरुष और नायक हैं, तो मजदूरों और मेहनतकश जनता के लिए खलनायक। याद रखने की बात है कि उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण नई आर्थिक नीति के रूप में कुख्यात उनके नेतृत्व में बनी, जिसके शिल्पी तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। जब यह नीति अस्तित्व में आई थी तब इसका खूब विरोध हुआ और इसे नई गुलामी का दस्तावेज तक कहा गया था। भाजपा ने इस उदारीकरण की नीति के समानांतर आंतरिक उदारीकरण का नारा दिया था, तो संघ परिवार से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की अपील की थी।
लेकिन हकीकत यही उभरी कि बाद में जिसने सत्ता संभाली उसने उसी नीति को आगे बढ़ाया। उलटने या बदलने का साहस किसी ने ही नहीं किया। इस अर्थ में यह नीति साम्राज्यवाद परस्त पूंजीपतियों के लिए अपरिहार्य बन गई है और नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी उस वर्ग के इतिहास में मील का पत्थर। अगर सिर्फ इस बदलाव के लिए सम्मान दिया जाएगा तो मनमोहन सिंह समान रूप से उनके हकदार होंगे। संभवतः नरसिंह राव पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी अल्पमत की सरकार ने कार्यकाल पूरा किया और जिन पर 3 करोड़ रुपए में सांसद खरीद कर अपनी सरकार बचाने का आरोप लगा। साथ ही उस समय के कुख्यात शेयर दलाल हर्षद मेहता ने उनको 1 करोड़ रुपए घूस देने का आरोप भी लगाया था। इन सबसे अलग उनका एक योगदान और है। इतिहास में भी ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे जिसके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद गिराई गई और उसने ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। कहा तो यह जाता है कि जब मस्जिद गिराई जा रही थी वे पूजा कर रहे थे। उनके इन कार्यकलापों का ही नतीजा है कि 1996 में उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस इस तरह लड़खड़ाई कि 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही संभल पाई। इस प्रकार देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत की नींव उन्होंने रख दी थी। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी में वे भूले बिसरे व्यक्ति बन गए तो भाजपा, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की नजर में भारत रत्न। अगले चुनाव में दोनों राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वोट की राजनीति तो सर्वोपरि है ही। लाल कृष्ण आडवाणी एक समय में भाजपा संगठन के भीतर लौह पुरुष माने जाते थे और उदार छवि वाले अटल बिहारी वाजपेयी उसका मुखौटा। 1984 संसदीय चुनाव में भाजपा की जबरदस्त हार के बाद उसे ऊपर उठाने का श्रेय आडवाणी को ही जाता है। उनका दूसरा बड़ा योगदान है कि रामरथ निकालकर उन्होंने देश के राजनीतिक माहौल को घोर सांप्रदायिक बना दिया। वर्तमान दौर में देश में फांसीवाद के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के मुख्य कर्ता धर्ता उन्हीं को माना जाता है। मस्जिद की जमीन रामलला को सौंपने का फैसला होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस गलत है। हो सकता है कोर्ट में साक्ष्य की तकनीकी पेचीदगियों के कारण वे निर्दोष साबित हो गए हों, लेकिन जिस तरह गांधी की हत्या में विनायक दामोदर सावरकर कोर्ट से निर्दोष करार दिए जाने के बावजूद इतिहास की नज़र में साजिश के दोषी माने जाते हैं, उसी तरह बाबरी मस्जिद जैसी ऐतिहासिक धरोहर के विध्वंस मामले में इतिहास आडवाणी को कभी माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो आडवाणी के संबंधों का उतार चढ़ाव खास महत्व रखता है। गुजरात नरसंहार 2002 के बाद भाजपा के लौह पुरुष और देश की गृह मंत्री आडवाणी मोदी के ढाल बनकर खड़े हुए थे। तो 2012-13 में दोनों प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में एक दूसरे के सामने थे। दरअसल आरएसएस की नज़र में आडवाणी की छवि 2005 में धराशायी हो गई थी जब अपनी पाकिस्तान यात्रा में उन्होंने जिन्ना के मजार का दौरा किया और धर्मनिरपेक्ष बताकर उनकी प्रशंसा की। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री बनने की उनकी आकांक्षा तो चूर चूर हो ही गई थी, संगठन की सक्रिय भूमिका भी खत्म हो गई। पिछले 10 वर्षों में वे अजायब घर की मूर्ति की तरह मार्गदर्शक मंडल में सजा दिए गए। उनके लिए भारत रत्न का यह सम्मान दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ यह भाजपा और हिंदुत्व की सेवा का पुरस्कार है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नहीं बनने से घायल मन पर भारत रत्न की मरहम पट्टी। तो आप इसे सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। मेरा आग्रह होगा कि आपने अगर अब तक न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, हाँ शेयर भी करें और लाइक भी करें। नमस्कार।